नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह, जो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीधी भर्ती के लिए कितनी प्रतिशत वैकेंसी होती है और किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितनी प्रतिशत छूट मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती है? तो सीधी भर्ती बी श्रेणी में नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, अवर लिपिक में सीधी भर्ती या विभागीय भर्ती का कोटा प्रतिशत क्या है? तो इसमें 50% होती है। अगला प्रश्न है, प्रवर लिपिक में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो इसका 20% सीधी भर्ती का होता है। अगला प्रश्न है, प्रवर लिपिक में विभागीय भर्ती या पदोन्नति का प्रतिशत क्या है? तो प्रवर लिपिक में 80% विभागीय भर्ती होती है। अगला प्रश्न है, स्नातक अवर लिपिक से प्रवर लिपिक हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित प्रतिशत कितना है? इसमें 13.1/3% है। अगला प्रश्न है, क्या अवर लिपिक में 20% के रिक्त पदों को सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जाती सकती है? तो यह एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, स्टाफ नर्स की श्रेणी में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती में 100% भर्ती होती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के विकलांगों की चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम किस आयु तक भर्ती हो सकती है? तो अनुसूचित जाति के विकलांगों की चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम 45 वर्ष तक होती है, जिसमें समान उम्मीदवार आयु 30 वर्ष से 10 वर्ष अधिक और एससी का 5 वर्ष छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो अन्य पिछड़ी जाति को 3 वर्ष तक छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी लेवल 1 जीपी 1800 में नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो सक्षम अधिकारी जूनियर स्केल ऑफिसर होता है। अगला प्रश्न है, लेब सहायक चिकित्सा की कोटि में सीधी भर्ती या विभागीय भर्ती का कोटा प्रतिशत क्या है? तो 100% कोटा होता है। अगला प्रश्न है, एएसएम ग्रेड वेतन 6 में सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति का कोटा कितने प्रतिशत है? तो एएसएम का 60% या 40% सीधी भर्ती का कोटा होता है। अगला प्रश्न है, गार्ड लेवल 5 जीपी 2800 सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति भर्ती कोटा प्रतिशत क्या है? तो पदोन्नति कोटा होता है इन लोगों का सीधी भर्ती के लिए 60% और विभागीय भर्ती के लिए 40% होता है। अगला प्रश्न है, टिकट संग्राहक ग्रेड वेतन लेवल 3 रुपये विभागीय पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? तो इसका पदोन्नति कोटा होता है 50% या 33.3/1 या 16.3/2%। अगला प्रश्न है, टिकट संग्राहक ग्रेड वेतन लेवल 3 सीधी भर्ती कोटा कितने प्रतिशत है? तो इसका 50% सीधी भर्ती कोटा है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक अप्रेंटिस लेवल 6 में सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? तो ट्रैफिक अप्रेंटिस का 15% और 10% होता है। अगला प्रश्न है, विधि सहायक ग्रेड वेतन लेवल 7 में सीधी भर्ती कोटा कितने प्रतिशत है? तो सीधी भर्ती कोटा 40% होता है। अगला प्रश्न है, विधि सहायक ग्रेड वेतन लेवल 7 में पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? तो सीधी सहायक का 60% पदोन्नति कोटा होता है। अगला प्रश्न है, पूछताछ आरक्षण लिपिक ग्रेड वेतन लेवल 5 में विभागीय पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? तो 75% पदोन्नति कोटा होता है। अगला प्रश्न है, पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक लेवल 5 में सीधी भर्ती कोटा कितने प्रतिशत है? तो इसके लिए 25%
सीधी भर्ती कोटा होता है। अगला प्रश्न है 11(1) से वाणिज्यिक लिपिक ग्रेड वेतन लेवल 3 में पदोन्नति कोटा कितना प्रतिशत है? तो इसका 50% या 33.33% वरीयता से और 16.67 योग्यता से होता है। अगला प्रश्न है रेल पथ निरीक्षक लेवल 6 में सीधी भर्ती कोटा कितने प्रतिशत है? तो इसका 50% सीधी भर्ती कोटा होता है। अगला प्रश्न है भूतपूर्व सैनिकों को एक बार आरक्षित पद का लाभ देने के बाद क्या उन्हें दूसरा उच्च पद पर भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट दी जाती है? तो इसके लिए सही है कि दूसरी बार भी उसे छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है मंडल पर कर्मचारी के सेवा से इस्तीफा देने के बाद पुनः नियुक्ति देने में सक्षम अधिकारी कौन है? तो इसके लिए सक्षम अधिकारी होता है विभाग का अध्यक्ष, यानी उस विभाग का अध्यक्ष जिसमें वो पुनः नियुक्त होना चाहता है। अगला प्रश्न है यूपीएससी द्वारा चयनित विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कितने विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाते हैं? तो 3 विभागीय परीक्षा आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अब राजपत्रित कर्मचारियों को अन्य पदों हेतु आवेदन करने पर कितनी उच्च आयु तक रिलैक्सेशन दिया जाता है? तो उन्हें 40 वर्ष तक रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगला प्रश्न है अराजपत्रित पदों में विकलांगों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? तो 3% पद आरक्षित होता है जो विकलांग के लिए होता है। अगला प्रश्न है तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में बाधिरों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? तो बाधिरों हेतु 1% पद आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित है? तो इन लोग के लिए भी 1% पद आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है अंधे लोगों हेतु भर्ती में विकलांग कोटे के अंतर्गत कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो अंधे लोगों के लिए भी 1% आरक्षण होता है। अगला प्रश्न है भूतपूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती का कोटा समूह ग और समूह घ के लिए कितने प्रतिशत है? तो समूह ग के लिए 10% और समूह घ के लिए 20% आरक्षित होता है। अगला प्रश्न है एक सर्विसमैन भर्ती हेतु कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है? तो एक सर्विसमैन के लिए रक्षा या सैनिक सेवा है तो उसमें 3 वर्ष तक छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है किसी अप्रेंटिस कैटेगरी में अधिकतम कितने वर्ष तक के एक सर्विसमैन को नियुक्त किया जा सकता है? तो 40 वर्ष तक के एक सर्विसमैन को नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कल्चरल कोटा के तहत प्रति रेलवे प्रति वर्ष तृतीय श्रेणी में कितनी नियुक्ति कर सकती है? तो अधिकतम 4 प्रति रेलवे प्रति वर्ष नियुक्ति कर सकती है। अगला प्रश्न है उत्पादन इकाइयों में स्पोर्ट्स कोटा के तहत प्रति वर्ष कुशल कारीगर श्रेणी में कितने खिलाड़ी की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसके 8 खिलाड़ी प्रति उत्पादन इकाइयाँ नियुक्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है कार्यशालाओं में चतुर्थ श्रेणी में इनिशियल ग्रेड में सीधी भर्ती का कितना कोटा होता है? तो इनिशियल ग्रेड में 50% सीधी भर्ती के लिए कोटा होता है। अगला प्रश्न है गैंगमैन स्टोर खलासी व सफाई वालों के स्थानांतरण द्वारा कार्यशालाओं के लेवल 1 में कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? तो 10% पद को भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है कार्यशालाओं में चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती कोटे की रिक्तियों में से कितनी प्रतिशत रिक्तियां अन्य विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध से भरे जाते हैं? तो 40% भर्तियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वयं अनुरोध से भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है कार्यशालाओं में चतुर्थ श्रेणी में 10% आरक्षित पदों पर अधिकतम कितनी उम्र तक के गैंगमैन या स्टोर खलासी या सफाई वालों को स्थानांतरित किया जा सकता है? तो 40 वर्ष तक इसकी उम्र सीमा होती है। अगला प्रश्न है विभिन्न विभागों से अधिकतम कितनी उम्र के कर्मचारी कार्यशालाओं में चतुर्थ श्रेणी में स्वयं के अनुरोध पर जा सकते हैं? तो 33 वर्ष तक अधिकतम आयु होती है।
अगला प्रश्न है, तृतीय श्रेणी में समान उम्मीदवार की नियुक्ति की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो तृतीय श्रेणी में समान उम्मीदवार की नियुक्ति की अधिकतम आयु 30 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी में समान उम्मीदवार नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी कल्याण निरीक्षक लेवल 7 में विभागीय पदोन्नति के कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो 100% पद आरक्षित होते हैं, जिसमें 80% वरीयता और 20% LDCE से होती है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु वर्तमान में न्यूनतम कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? तो वर्तमान में न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीधी भर्ती में विकलांग को अधिकतम कितने वर्ष तक की छूट दी जाती है? तो 10 वर्ष तक अधिकतम छूट दे है इसका। अगला प्रश्न है, स्टेशन मास्टर कोटि लेवल 6 में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से यातायात अप्रेंटिसों से खुले बाजार से कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? तो 15% पद भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, RPF में ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाने के लिए कितना प्रतिशत कोटा आरक्षित है? तो कुछ नहीं होता है, इसके लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सहायक स्टेशन मास्टर की रिक्तियां किस आधार पर भरी जाएगी? तो 60% सीधी भर्ती, 25% रिक्तियां विभागीय चयन से और 15% रिक्तियां LDCE के तहत भरी जाएगी। अगला प्रश्न है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC कोटियों की रिक्तियां किस आधार पर भरी जाएगी? तो इसमें 66.2/3% रिक्तियां रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 33.1/3% समूह घ से ग विभागीय चयन एवं 16.2/3% समूह घ से ग में भरी जाएगी। अगला प्रश्न है, निर्माण निरीक्षक यानी JE की रिक्तियां कैसे भरी जाती है? तो 60% सीधी भर्ती से, 25% रिक्तियां विभागीय चयन से और 15% रिक्तियां LDCE से भरी जाती है। अगला प्रश्न है, JE सिग्नल की रिक्तियां कैसे भरी जाती है? तो इसमें 40% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा और 20% LDCE के एवं 40% विभागीय चयन 1:3 के आधार पर भरी जाती है। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की एक से अधिक पत्नियां या पति हो तो क्या रेलवे में नौकरी के पात्र हैं? तो IREM वॉल्यूम 1 के नियम 107 के अनुसार वह नौकरी का पात्र नहीं है, महाप्रबंधक छूट दे सकता है। अगला प्रश्न है, नव नियुक्त कर्मचारी को कितनी अवधि तक प्रोविजनल रखा जाता है? तो 2 वर्ष तक प्रोबेशन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रमिक शाखा के लिपिक द्वारा अर्जित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर कितने एडवांस इंक्रीमेंट्स दे हैं? तो वेतन वृद्धि दे नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रुप ए में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो ग्रुप ए में सीधी भर्ती का प्रतिशत 50% होता है। अगला प्रश्न है, आशु लिपिक लेवल 7 में पदोन्नति का प्रतिशत क्या है? तो आशु लिपिक लेवल 7 में पदोन्नति का प्रतिशत 100% होता है। अगला प्रश्न है, ESM वेतनमान लेवल 2 में सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा कितने प्रतिशत है? तो इसमें 50% होता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम कितनी वर्ष की सेवा होना चाहिए? तो इसमें कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, एक तृतीय श्रेणी LLB कर्मचारी कितने वर्ष तक की सेवा अवधि के पश्चात कर्मचारी कल्याण निरीक्षक हेतु पात्र माना जाएगा? तो ये कम से कम 7 वर्ष तक सेवा अवधि होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आरक्षण लिपिक को नियुक्ति के समय किस श्रेणी की चिकित्सा परीक्षा पास करनी होती है? तो आरक्षण लिपिक को C2 चिकित्सा परीक्षा पास करनी होती है। अगला प्रश्न है, महाप्रबंधक सब्स्टिट्यूट कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं? तो यस, ये करते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे विभाग के विशेष श्रेणी के अप्रेंटिस कौन सी एजेंसी चयनित करती है? तो UPSC
एजेंसी इसको चयन करती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई अस्थायी रेल कर्मचारी प्रशिक्षु अप्रेंटिस चयन होकर जाता है तो क्या प्रशिक्षण अवधि में मकान किराया भत्ता मिलता है यदि प्रशिक्षण स्थल पर कर्मचारी ने छात्रावास सुविधा ले रखी हो? तो इसके लिए भी मिलेगा और पूर्व मुख्यालय की दर से मिलेगा इसको। अगला प्रश्न है, यदि सेवा के करार में अन्यथा अव्यवस्था नहीं हो तो रेल प्रशासन प्रशिक्षण अवधि से कितनी अवधि का नोटिस देकर किसी अप्रेंटिस की अप्रेंटिसशिप समाप्त कर सकता है? तो 7 दिन या 1 सप्ताह के अंदर अप्रेंटिसशिप समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अप्रेंटिस के प्रशिक्षण पूर्व व प्रशिक्षण अवधि के मध्य प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे देता है तो उसे त्याग पत्र की अनुमति कब मिलेगी? तो उसे जब वह प्रशिक्षण का दूसरा खर्च जमा कर देवे तो उसे त्याग पत्र की अनुमति मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिसों पर अन्य कौन सी श्रम नियम लागू होते हैं? तो उन लोगों पर 1923 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, ECA कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता है। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिस जिसका प्रशिक्षण अवधि पश्चात रेलवे विभाग में समाहन हो चुका है तो उसके प्रशिक्षण अवधि क्या वेतन निर्धारण पेंशन लाभों हेतु हर सेवा पूर्ण रूप से गणना योग्य है? तो हाँ, ये पेंशन लाभों हेतु हर एक सेवा पूर्ण है। अगला प्रश्न है, अप्रेंटिसों की वार्षिक कार्य अवधि कितने दिन है? तो इसका कार्य अवधि होता है 240 दिन। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना स्वरूप मृत्यु हो जाने की स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी होती है। तो ये गलत है। सेवानिवृत्ति के बाद दुर्घटना स्वरूप हो जाती है तो वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी होती है। अगला प्रश्न है, एकट अप्रेंटिस कोर्स पूरा करने पर लेवल 1 के लिए आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार की भर्ती में आर्थिक कमजोर सेक्शन EWLS के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है? तो 10% आरक्षण प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है, सभी विभागों में लेवल 1 की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होता है 10वीं पास या 10वीं प्लस IIT। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष के लिए कौन सी ऑफ पैनल बढ़ाने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन होता है? तो शैक्षणिक सक्षम पदाधिकारी महाप्रबंधक होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भू अधिग्रहण द्वारा प्रभावित भू धारा को मुआवजा राशि कितनी होगी? तो मुआवजा राशि 5 लाख तक होती है। अगला प्रश्न है, मंडल स्तर पर स्काउट एंड गाइड लेवल 2 भर्ती के लिए वार्षिक कोटा कितना है? तो वार्षिक कोटा 3 प्रत्येक रेलवे और 1 उत्पादन यूनिट के लिए होता है। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के अनुसार स्काउट एंड गाइड लेवल 1 भर्ती के लिए वार्षिक कोटा कितना है? तो इसका वार्षिक कोटा होता है 2 पर डिवीज़न और 2 प्रोडक्शन यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के अनुसार स्काउट एंड गाइड लेवल 2 भर्ती के लिए वार्षिक कोटा कितना है? तो वार्षिक कोटा है 1 प्रत्येक मंडल और 1 उत्पादन यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के अनुसार सांस्कृतिक कोटे में लेवल 2 भर्ती के लिए वार्षिक कोटा कितना है? तो इसके लिए प्रत्येक 2 होता है, प्रत्येक मंडल 2 और उत्पादन यूनिट 2 होता है। अगला प्रश्न है, सिग्नल एवं दूरसंचार विभागों में लेवल 2 की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होता है 12th पास फिजिक्स से और फिजिक्स या मैथ से और 10th ITI होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, लेवल 6 समूह ग में नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका होता है कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड JAG, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सभी सीधी भर्ती रिक्तियां निर्दिष्ट के संदर्भ में केंद्रीय सरकार में आर्थिक कमजोर सेक्शन EWS के लिए आरक्षण
की प्रभावी तारीख क्या है? तो EWS का प्रभावी तारीख है 1 फरवरी 2019। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्ग के विकलांग उम्मीदवारों को की सीधी भर्ती कोटे के मामले में आयु सीमा में अधिकतम कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा जाति वर्ग के विकलांग उम्मीदवारों की सीधी भर्ती कोटे के मामले में आयु सीमा में अधिकतम कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो अधिकतम 13 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकलांग उम्मीदवारों की सीधी भर्ती कोटे के मामले में आयु सीमा में अधिकतम कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो इसका अधिकतम 15 वर्ष तक की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, रेलवे में एकीकृत वाणिज्य और टिकटिंग स्टाफ के लिए संशोधित चिकित्सा कोटि वर्गीकरण क्या है? तो चिकित्सा वर्गीकरण कोटि V2 श्रेणी का होता है। अगला प्रश्न है, सीधी भर्ती द्वारा गैर राजपत्रित कर्मचारी कैडर क्षमता में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों में कुल आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो कुल आरक्षण का प्रतिशत 4% होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकारी भर्ती में आर्थिक कमजोर सेक्शन EWS के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुल वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेलवे के यांत्रिक लोको विभाग में सहायक लोको पायलट के पद हेतु चिकित्सा कोटि क्या है? तो उसको चिकित्सा कोटि A1 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीधी भर्ती कोटा के अनारक्षित श्रेणी लेवल 1 में अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसमें अधिकतम आयु सीमा 31 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, मंडल स्तर पर स्काउट एंड गाइड्स लेवल 1 भर्ती के लिए वार्षिक कोटा कितना है? तो वार्षिक कोटा 2 होती है। अगला प्रश्न है, मंडल स्तर पर लेवल 6 में CGA अनुदान का अधिकार किसे है? तो CGA अनुदान का अधिकार DRM का होता है। अगला प्रश्न है, मंडल स्तर पर लेवल 7 में CGA अनुदान का अधिकार किसे है? तो मंडल स्तर पर GM को होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे में सीधी भर्ती कोटे के लिए परिवीक्षाधीन अवधि कितनी है? तो इसका 2 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे में सचिवालय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा वर्ग का वर्गीकरण क्या है? तो इसको CE1 चिकित्सा वर्ग का होता है।